गरीब हो गई बहू। शुभ्रा के पति की बहुत साल पहले ही मौत हो गई थी, इसलिए उसने अपने बेटे शुभम को बहुत कठिनाइयों के साथ बड़ा किया था। शुभ्रा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी और अपनी छोटी सी सैलरी से वो अपना और अपने बेटे का खर्च चलाया करती थी। शुभम बेटा, जल्दी से तैयार हो जा। आज हम दोनों माँ बेटा शॉपिंग पर जाने वाले हैं, भूल गया क्या? मम्मा, मैं लोकल मार्केट से कपड़े नहीं लेने वाला। आजकल सब लोग मॉल से ही कपड़े खरीदते हैं। हम भी ना आज मॉल चलते हैं। अरे बेटा, अभी 6 महीने बाकी हैं तेरी पढ़ाई खत्म होने में। उसके बाद जब तेरी बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी ना, तो हम लोग मॉल जाकर खूब शॉपिंग कर लिया करेंगे। लेकिन अभी तो मम्मा की तनख्वाह बस लोकल मार्केट के कपड़े ही अफोर्ड कर सकती है। समझ गए मेरे राज दुलारे? अरे मम्मा, पिच पर फाइनल मैच खेलने से पहले प्रैक्टिस मैच भी तो खेला जाता है। आपको पसंद ना आए तो आप मत लेना, लेकिन घूमने के लिए ही सही आप मॉल चलो तो सही। बेटे की जिद के आगे शुभ्रा की एक नहीं चलती और वो शुभम के साथ मॉल जाने के लिए तैयार हो जाती है। मॉल में पहुंचने पर, मम्मा ये देखो, यहाँ पर 60% ऑफ चल रहा है। चलो ना अंदर चलकर कपड़े देखते हैं, और अगर हमारे बजट में आएंगे तो हम यहीं से शॉपिंग कर लेंगे। मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हमारे बजट में कपड़े जरूर मिल जाएंगे। शुभ्रा और शुभम स्टोर में घूम घूम कर कपड़े पसंद करने लगते हैं। यहाँ तो सारे औरतों के ही कपड़े लग रहे हैं। बॉयज का सेक्शन उधर है। मैं यहाँ देख रही हूँ, तू जाकर अपने लिए कुछ पसंद कर ले। कुछ देर तक कपड़े देखने के बाद शुभ्रा को 2 कुर्तियाँ पसंद आती है और वो उन्हें लेकर बिलिंग काउंटर की तरफ बढ़ जाती है। भैया, इन 2 कुर्तियों का बिल बना दीजिए। मैडम, आपके 3000 रुपये हो गए। क्या? 3000 कैसे हुए? 2000 रुपए की MRP है, उस पर 60% ऑफ लगाने पर 800 रुपए होते हैं। 2 कुर्ती के 1600 हुए ना? मैम, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। इस कुर्ती पर 60% नहीं 25% ऑफ है। अरे ये तो गलत बात हुई ना। इधर बोर्ड पर लिख रखा है 60% ऑफ, और जब बिल करा रहे तो 3000 मांग रहा है। मैडम, अप टू 60% लिखा है, फ्लैट 60% नहीं। देखो भाई, ये फ्लैट और अप टू तुम अपने पास रखो। सीधे सीधे बताओ, 1600 में देते हो या नहीं? मैडम, ऐसे नहीं होता है। आपका जितना बिल बन रहा है आपको ये पे करना ही होगा। वी डोंट बार्गेन। आप प्लीज जल्दी से डिसाइड करिए, पीछे लोग वेट कर रहे हैं। लगता है आंटी जी पहली बार मॉल आई है। अरे जब औकात नहीं होती इतने बड़े स्टोर से कपड़े खरीदने की, तो यहाँ अपना मजाक बनवाने क्यों चले आते हैं ये गंवार लोग। अगर ये ठीक ठीक लगा वाला ड्रामा करना हो ना, तो आगे से किसी रोड साइड दुकान से ही आप शॉपिंग कर लेना। यहाँ आकर अपने साथ साथ दूसरों का भी टाइम खराब कर रही हैं। लड़की की बात सुनकर आसपास खड़े लोग भी शुभ्रा पर हंसने लगते हैं। तुम लोगों के पास फालतू पैसा हो सकता है, लेकिन मैं मेरी मेहनत के पैसे ऐसे ही बिना सोचे समझे खर्च नहीं कर सकती। अरे आंटी, तो ये बात आपको स्टोर में घुसने से पहले सोचनी चाहिए थी ना। अब अगर आपका लेक्चर हो गया हो तो हम लोग भी बिलिंग करा लें। पीछे खड़ी लड़की के लगातार कटाक्ष और ताने सुनकर शुभ्रा वहां से हटकर जाने लगती है। तभी पीछे वाली लड़की बोल पड़ती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आकार ठेले वाली है और चले आते हैं मॉल में शॉपिंग करने। उस लड़की की बात सुनकर शुभ्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी शुभम भी वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ मम्मी, आपकी आंखों में आंसू क्यों है? कुछ हुआ है क्या? मैंने मना किया था ना बेटा, मुझे मॉल में नहीं चलना। ये जगह हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए नहीं है। यहाँ लाकर तूने मुझे उपहास का पात्र बना दिया। जीवन में इतना अपमानित और छोटा मैंने कभी महसूस नहीं किया। पूरी बात बताओ मम्मा, आखिर हुआ क्या है? और ऐसा कहाँ लिखा है कि यहाँ हाई क्लास लोग ही आ सकते हैं? सामने जो लड़कियां बिल बनवा रही है ना, उन्होंने मेरा मजाक बनाया, और फिर उसकी देखा देखी बाकी के लोग भी मुझ पर हंसने लगे। वो लड़की? अच्छा, वो तो आयशा है, मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। 1 नंबर की घमंडी और नक चढ़ी है। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है। बाप के पैसों का कुछ ज्यादा ही घमंड है इसे। अभी इसका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ। नहीं बेटा, इस तरह सामने से उससे उलझने का कोई फायदा नहीं है। उसकी जुबान इतनी गंदी है कि वो तेरा भी अपमान कर देगी। इसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए मेरे पास एक दूसरा तरीका है। ऐसे बदतमीज लोगों को सुधारना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। फिलहाल तू घर चल। लेकिन मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता मम्मा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपसे बदतमीजी करने की? अरे तुझसे किसने कहा कि हम इसे ऐसे ही छोड़ने वाले हैं? अपना ये गुस्सा बचा कर रख, बहुत काम आएगा। आज तो क्या, मैं मरते दम तक भी इसे माफ नहीं करने वाली। इतने सारे लोगों के सामने मेरा अपमान करके इसने जो गलती की है, उस गलती का पछतावा इसे सारी उम्र रहेगा। इन अमीरजादों को क्या लगता है, गरीब आदमी का कोई आत्मसम्मान नहीं होता?
जब जी चाहे किसी के भी सामने उसे कुचला जा सकता है। लेकिन माँ, हम करने क्या वाले हैं? तूने बताया ना ये नकचड़ी लड़की तेरे ही कॉलेज में पढ़ती है, तो बस अब तुझे किसी भी तरह उस लड़की को अपने प्यार में पागल करना है। और प्यार भी ऐसा होना चाहिए कि वो तेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। उसके बाद मैं धूमधाम से तेरी शादी इसके साथ करवाऊंगी। ये कैसी बात करी हो माँ? जिस लड़की ने मेरी मम्मा का अपमान किया उसके साथ मैं शादी किसी जन्म में नहीं कर सकती। पागल मत बन, पूरी बात सुन। ये तो बस शुरुआत है, असल बात तो अभी शुरू ही नहीं हुई। इस घमंडी लड़की को घुटनों पर ना ला दिया तो मेरा नाम भी शुभ्रा नहीं। प्लान तो आपका बहुत अच्छा है मम्मा, लेकिन क्या आपको लगता है ये मेरी बातों में आ जाएगी? बेटा, प्यार में लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। बस तुझे इस आयशा के साथ प्यार का ऐसा नाटक करना है कि ये अपने बाप का सोने का पिंजरा तोड़कर तेरे साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो जाए। तू इसके ऊपर इतना प्यार बरसा कि प्यार की चमक से इसकी आंखें चौंध आ जाए, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए। और जब तू इससे कहे ना सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चली आओ, तो ये कुछ भी सोचे बिना चुपचाप तेरे पीछे पीछे चली आए। जैसा शुभ्रा ने समझाया था, शुभम बिल्कुल वैसा ही करता है और धीरे धीरे आयशा के नज़दीक जाने की कोशिश करने लगता है। आयशा को अचानक से मिलती यह अटेंशन बहुत अच्छी लगने लगती है। धीरे धीरे वो शुभम के प्यार में पड़ जाती है। तुम्हें देखने का बहुत मन हो रहा है आयशा, मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आ रहा हूँ। प्लीज शुभम, ऐसे मेरे घर मत आना। पापा भी घर में ही है, बिना बात का ड्रामा हो जाएगा। जब प्यार किया तो डरना क्या मैडम, अब तो मैं तुमसे मिलकर ही रहूंगा। कुछ ही देर में शुभम आयशा के घर पहुंच जाता है। आयशा, मैं तुम्हारे घर पहुंच गया हूँ, गार्डन में खड़ा हूँ। अब तुम बाहर आ रही हो या मैं अंदर आ जाऊँ? देखो शुभम, पापा भी घर में ही है, तुम क्यों जिद कर रहे हो? हाँ अच्छा ठीक है, तुम गार्डन में रुको, मैं बाहर आती हूँ। आयशा शुभम से मिलने के लिए गार्डन में आती है। वो भी शुभम से बातें कर ही रही थी कि उसके पापा आयशा को शुभम के साथ बातें करते हुए देख लेते हैं। आयशा, कौन है ये लड़का और हमारे घर में कैसे घुसा आया? पापा, ये मेरा फ्रेंड है, हम लोग कॉलेज में एक साथ ही पढ़ते थे। कॉलेज को खत्म हुए तो 2 महीने हो गए ना, अब ये यहाँ क्या करने आया है? पापा बस ऐसे ही मुझसे मिलने आया है। अगर मिलने आया है तो यहाँ ऐसे चोरों की तरह क्यों मिल रही हो इससे? सच सच बताओ, कौन है ये लड़का? आयशा, आखिर कब तक तुम झूठ बोलती रहोगी? अब मुझे ये बात कहने में कोई डर नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जब हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं तो फिर इसमें डरने जैसी कौन सी बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बात करने की? देखिए अंकल, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आयशा से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी भी करना चाहता हूँ। अच्छा, तू मेरी बेटी से शादी करेगा? शक्ल देखिए अपनी, कपड़े देखो कैसे सड़क छाप लड़के जैसे पहन रखे, और आए हो मेरी बेटी से शादी करने। क्या करते हो तुम? पिताजी क्या करते हैं तुम्हारे? मेरे पापा नहीं अंकल, और मेरी मम्मी एक स्कूल में पढ़ाती है। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, जल्दी ही मेरी नौकरी लग जाएगी। अपना ठिकाना नहीं है और चले मेरी राजकुमारी जैसी बेटी से शादी करना। तुम्हें पता है इसका 1 महीना का कितना खर्चा है? तुम्हारे हाथ में ये जो फ़ोन है ना, वो 10,000 का है, और मेरी बेटी के पास है वो 1 लाख का। अपना ये डब्बा फ़ोन देखकर भी तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में नहीं आई? जितनी तुम्हारी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा तो मेरी बेटी 1 महीने में बाहर खाना खा लेती है। महलों के ख्वाब देखना छोड़ दो साहबजादे, और जाकर कुछ काम धंधे में मन लगाओ। आज के बाद अगर इस घर में दिखाई दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंकल, आप चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन आप मुझे आयशा से मिलने से नहीं रोक पाएंगे। मैं आयशा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। मैं शराफत से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? अब भी धक्के मार के घर से बाहर निकलवा दूंगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी, भिखारी कहीं का। पापा, ये आप कैसे बात कर रहे हैं? शुभम यहाँ इसीलिए आया है क्योंकि मैंने उसे यहाँ बुलाया था, और मैं भी शुभम से बहुत प्यार करती हूँ। बेटा, ये कोई बाजार में बिकने वाला खिलौना नहीं है जिससे तुम 4 दिन खेल कर फेंक दोगी, और दोस्ती और रिश्तेदारी बराबरी वालों के साथ ही की जाती है। पापा, मैंने शुभम से प्यार किया है, और चाहे जो हो जाए शादी भी मैं शुभम के साथ ही करूँगी। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी पापा। मुझे तो लगता था मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, वो मेरे मन की हर बात समझते हैं और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं।
लेकिन आज आपने शुभम के साथ जैसा बिहेव किया ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। देखो बेटा, ये सब निर्णय बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं। आखिर इस लड़के के साथ तुम्हारा फ्यूचर ही क्या है? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। आप अगर मेरे दुश्मन नहीं है पापा, तो शुभम से अब भी माफ़ी मांगी। माफी मांगे मेरी जूती। और आज के बाद अगर मैंने तुम्हें इस लड़के के साथ कभी भी देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अपने कमरे में। आयशा के पापा उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं। मैं जानता था आयशा, हम दोनों के प्यार के बीच में मेरी गरीबी ज़रूर दीवार बनेगी, लेकिन मेरे पास चाहे पैसे ना हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शायद तुम्हारे पापा ठीक ही कह रहे थे, तुम मेरे साथ कभी खुश नहीं रह पाओगी। मेरे पास तुम्हारे पापा की तरह दौलत नहीं है ना। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए शुभम, और मैं आज ही तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सोच लो आयशा, अपना ये सोने का महल छोड़कर मेरे साथ मेरे उस छोटे से घर में रह सकोगी? तुम्हारा साथ होगा तो मैं कहीं भी रह लूँगी शुभम, लेकिन मुझे छोड़कर जाने की बात कभी मत करना। एक बार और सोच लो, फिर पीछे तो नहीं हट जाओगे ना? कभी नहीं। एक बार तुम्हारा हाथ थाम लिया है, अब मैं कभी पीछे नहीं हटने वाली। आयशा और शुभम मंदिर में शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद आयशा शुभम के घर आ जाती है। शादी के अगले दिन, शुभम बेटा, इस सूटकेस में क्या है? इसमें आयशा के कपड़े हैं माँ। बेटा अपनी पत्नी को समझा दो कि अब वो अपने करोड़पति बाप की बेटी नहीं है, इस घर की बहू है, और अब उसे वैसे ही कपड़े पहनने होंगे जैसे हम पहनते हैं। शुभ्रा कपड़ों का सूटकेस उठाकर बाहर फेंक देती है और आयशा के हाथ में कुछ सस्ती सी साड़ियाँ थमा देती है। आयशा, आज से तुम्हें ये साड़ियाँ पहननी है। ये क्या कर रही हैं आप? मेरा सामान उठाकर क्यों फेंक रहे हैं? इस बैग में कपड़ों के अलावा मेरा शैम्पू, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर जैसे और भी तो पर्सनल सामान है। बेटा लगता है अभी तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई। ये हजारों में आने वाले शैम्पू और क्रीम लगाना बंद करना होगा, और ये बात मन से स्वीकार कर लो कि अब ये मिडिल क्लास घर ही तुम्हारी नियति है, जो मेरी कमाई से चलता है। बेहतर होगा तुम भी उसी साबुन तेल का इस्तेमाल करो जो मैं तुम्हें ला कर दूं। शुभम, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो? ये तुम्हारी मम्मी कैसी बात कर रही है? ये तो तानाशाही है। अभी नई नई शादी है आयशा, थोड़ा एडजस्ट कर लो। जैसे ही मेरी जॉब लगेगी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अभी हम मम्मी पर डिपेंडेंट है ना, इसलिए जैसा वो कहे हमें वैसा ही करना होगा। ठीक है, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, उससे ज्यादा मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आयशा, ये क्या किया तुमने? बेटा, मैंने तुझे कैसे फूलों की तरह पाला है। इस छोटे से 2 कमरे के मकान में कैसे बीतेगी तेरी जिंदगी? देखिए बहन जी, बच्चों ने जो किया सो किया। आयशा मेरी इकलौती बच्ची है, मेरा सब कुछ उसका ही तो है। आप लोग आज ही मेरे उदयपुर वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाइए, मैं उसे आपके लिए अच्छे से तैयार करा देता हूँ। नहीं पापा जी, मुझे आपका एहसान नहीं चाहिए। बेटा, ये एहसान नहीं है, इसे तुम अपना शादी का तोहफा समझ कर ही रख लो। नहीं भाई साहब, फ्लैट तो क्या, आपका दिया 1 रुपया भी हमें स्वीकार नहीं। हम जैसे हैं वैसे ही बहुत खुश हैं। आपकी बेटी ने सब कुछ जानते समझते हुए ही मेरे बेटे से अपनी मर्जी से शादी की है ना, तो अब उसे इस घर में रहकर निभाने दीजिए। बहू का फर्ज होता है अपने ससुराल के रंग में रंगना, ना कि ससुराल को अपने मायके में बदल देना। अब आपकी बेटी वही खाएगी जो मैं और मेरा बेटा खाएंगे, वही पहनेगी जैसा एक मिडिल क्लास औरत पहनती है। बिना नौकरों के घर संभालेगी, खाना बनाएगी और खुद को एक अच्छी बहू साबित करके दिखाएगी। माँ जी ठीक कह रही है पापा, मैं अब इस घर की बहू हूँ और मैं सब कर लूँगी, आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आयशा के पापा बेबस होकर हाथ मलते हुए वहाँ से वापस लौट जाते हैं। आयशा के अच्छे व्यवहार और लाख मान सम्मान देने के बाद भी शुभ्रा के मन से उस अपमान की टीस कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुभ्रा महलों में राजकुमार की तरह पली आयशा से घर के सारे काम करवाती, रूखा सूखा खाने को देती और सख्त व्यवहार करती, लेकिन आयशा फिर भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही थी। एक दिन, आयशा क्या बात है, तुम्हारा चेहरा कैसे सफेद पड़ रहा है? आज सुबह से बहुत थकान महसूस हो रही है, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आयशा की बात सुनकर शुभम उसके माथे को छूकर देखता है तो पता चलता है कि उसे तो तेज बुखार है। तुम्हें तो तेज बुखार है? इतनी सर्दी में ये पतली सी साड़ी पहनकर दिन भर काम करती रहती हो। स्वेटर कहाँ है तुम्हारा? मेरे पास स्वेटर नहीं है शुभम,
माँ जी ने अपना पुराना स्वेटर पहनने को दिया था। गंदा हो गया तो मैंने धो दिया। 2 दिन से सूखा ही नहीं, इसलिए नहीं पहना। मम्मी, मम्मी आपने इतनी सर्दी में आयशा को स्वेटर तक पहनने को नहीं दिया, ये क्या है मम्मी? बेटा, हमारी औकात अभी नया स्वेटर लेने जितनी नहीं है। जब होगी तो दिला दूंगी। मम्मा, इसे लेकर अभी अस्पताल चलना होगा, उसकी हालत खराब हो रही है। बेटा, अभी तो डॉक्टर को देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तू उसे काढ़ा पिला दे, ठीक हो जाएगी। इसे भी तो आदत होनी चाहिए ना कि मिडिल क्लास लोग कैसे जीते हैं। बस भी करो माँ, मैं मानता हूँ आयशा ने आपका अपमान किया था, लेकिन पिछले 6 महीने में उसने जो कुछ झेला है उससे उसका प्रायश्चित पूरा हो गया। बदला अपनी जगह है माँ, लेकिन आपने तो उसे जनवरी की ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। आपको अपना अपमान तो याद है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि इतने बड़े घर से आने के बाद भी आज तक उसने कभी किसी बात के लिए शिकायत नहीं की। आपने जैसा कहा उसने वैसा ही किया। आपने रूखी रोटी खाने को दी तो उसने वो भी मुस्कुरा कर खा ली। वो मुझसे सच्चा प्यार करती है मम्मा, और अब मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब बस कीजिए। मैं अपनी आयशा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। शुभम की बात सुनकर शुभ्रा को भी एहसास होता है कि बदले की आग में वो बिल्कुल अंधी हो गई थी। मगर आयशा ने उसका अपमान करके गलत किया तो उसने भी तो इन 6 महीनों में उसके साथ बहुत अन्याय किया है। मुझे माफ कर दे बेटा, मेरे मन से आज सारी कड़वाहट दूर हो गई। अब से मैं तुझे अपनी बेटी के समान रखूंगी। क्या तू भी सब कुछ भूलकर मुझे अपनी माँ समझ सकती है? माँ जी, मैं तो जिस दिन शादी करके आई थी उसी दिन से आपको अपनी माँ समझ रही हूँ, इसलिए आपकी कही किसी बात का मैंने बुरा नहीं माना। आयशा की बात सुनकर शुभ्रा उसे प्रेम से गले लगा लेती है।